हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका यूपीएससी का है। और हम ये सीरीज चला रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी हो। और इसमें हम जो सॉल्व कर इसमें जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन के बारीकी को पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को देखेंगे, उस पॉइंट से आपके और क्या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी आपका 2024 में एग्जाम हुआ है जून में। तो अच्छा पेपर आ रखा था आपकी बार। ठीक है। तो मतलब अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी कवर की होगी तो एनसीईआरटी बेस पर ये आपका पेपर आ रखा था। ज्यादा डीप लेवल में कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं थे। ठीक है। 60 से 70% आपकी इजी लेवल था आपकी बार। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला कि कंसिडर करना है। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है। करेक्ट आपको बताने है कौन सी हो सकती है। बोला कि एटमॉस्फेयर जो है वो हीट ज्यादा होता है किससे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके। तो ये मान लो आपका कोई एटमॉस्फेयर है। ये बोला कि हीट किससे ज्यादा होगा। बोला कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन से एनर्जी आती है उससे उसके बजाय, या जो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन की एनर्जी होती है वो। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि ये बात एक्चुअली में गलत है। क्योंकि इन्होंने बोला कि सोलर जो रेडिएशन है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बजाय थोड़ा कम होता है। अगर आप देखोगे कि आपको गर्मी क्यों लगती है अगर आप जमीन पर खड़े हो। मान लो ये आप खड़े हो, तो ये आपको ऊपर से आने वाली जो एनर्जी है, जो हीट है, वो उससे आपके कम गर्मी लगेगी, बजाय किसके जब आपकी जमीन गर्म हो जाती है ना, उसके बाद आपको क्या लगेगी, ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है। तो ये आपकी उल्टा दे दिया इन्होंने, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है। अगर यहाँ लेस होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होता ही, नहीं तो अब ये हो गया गलत। तो स्टेटमेंट वन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है। तो स्टेटमेंट वन गलत है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट वन टू आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है। ओके। और दूसरा क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फेयर आर गुड ऑब्जर्वर फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये बात बिल्कुल ठीक की गई है, क्योंकि आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस है, जो भी मीथेन इथेन जो भी आपकी अदर गैसेज हैं, वो आपका क्या करता है, जो वेव रेडिएशन होते हैं ना उनको अब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है। रात को जैसे कि आप देखते होगे कि रात को आप जो प्लांट होते हैं वो आपका क्या होता है, उल्टा काम करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। और रात को क्या होती है, वेव जो वेव रेडिएशन है वो इनके थ्रू अब्जॉर्ब होती है, और रात को आपको गर्मी भी कम लगती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके। तो सेकंड ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक निकल के आए हैं वो हम देख लेते हैं। आपके जो इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में आपके क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बारीकी से ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ तो हम कवर करेंगे अपना। चलो देखते हैं। एटमॉस्फेयर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, वेव रेडिएशन, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लेयर को पांच मेन लेयर में डिवाइड किया गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। मतलब ये आपकी, अगर ये आपकी जमीन है तो ये जमीन का जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, यहाँ तक ये लास्ट में एक्सोस्फेयर है। ठीक है। ये आपकी जमीन है जहां पर आप रहते हो, और यहाँ पर आपका थर्मोस्फेयर है। यहाँ पर आपका मेसोस्फेयर है जो कि मीडियम परत है। यहाँ पर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रोपोस्फेयर है। तो अगर हम किलोमीटर में बात करें तो ट्रोपोस्फेयर जो होगा, इसकी डिस्टेंस जो इतनी होगी, डिस्टेंस ये आपका क्या होगा, 10 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर। ओके। ये आपका कितना है, स्ट्रेटोस्फेयर 29 किलोमीटर लेते हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर तक इसको लिख लेते हैं। ओके। तो ये कितना होगा, ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना होगा थर्मोस्फेयर,
ये आपका 50 से लेकर कम से कम 400 किलोमीटर तक की डिस्टेंस होती है, और जो लास्ट होता है ये 400 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपका जो मेन पॉइंट हो सकता है, जाके जनरल नॉलेज की बात हो सकती है, वो आपका क्या क्या कह सकता है कि ट्रोपोस्फेयर में हम क्या क्या उड़ा सकते हैं। ट्रोप जो हवाई जहाज आपकी उड़ती है, एरोप्लेन आपका उड़ता है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो बादल होते हैं, जो भी बारिश वाले बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, वो भी आपके ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। राइट। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको एरोप्लेन भी आपको स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। मेसोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मेटोर्स हैं, मेटोर्स मतलब जो आपके गोले हैं, वो आपके चक्कर लगाते हैं। थर्मोस्फेयर में हम सैटेलाइट को यूज करते हैं, अगर इसकी बात करें तो सैटेलाइट, सैटेलाइट का यूज करते हैं यहाँ पर। और थर्म जो भी लास्ट आपका एक्सोस्फेयर, यहाँ पर जो भी आपका स्पेसिस जो होते हैं, स्पेस शिप जो होती हैं, वो यहाँ पर आपकी चलाई जाती है, ठीक है। राइट। और अगर बात कर लिया जाए कि फेमस आपकी जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर मिलती है, ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में मिल जाता है, ओजोन लेयर, ठीक है। ओके। और सबसे फेमस चीज आपसे एटमॉस्फेयर में एक चीज पूछी जाती है कि कर्मन लाइन कौन सी होती है, कर्मन लाइन। तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कर्मन लाइन आपकी कौन सी होती है। कर्मन लाइन, कर्मन लाइन आपको कहाँ पाई जाती है, थर्मोस्फेयर में आपको कर्मन लाइन पाई जाती है, जहां से हम क्या करते हैं, आउटर स्पेस का, हम क्या करते हैं आउटर स्पेस को बोलते हैं। ये आपकी क्या होती है, यहाँ से आउटर स्पेस आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके। तो ये कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में थे, बाकी आप ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ सकते हो। लोवेस्ट लेयर है जो कि आपका वेदर फिनोमिना चेक करता है और टेम्परेचर डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड का। क्लाउड, देखो ये क्लाउड बोले हम। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, ओजोन लेयर कंटेन रखता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड ओजोन का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। मेसोस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ। और लेयर जो है, मेट्रोस, यहाँ पर मैं ये एग्जांपल दिया था, मेट्रोस यहाँ पर आपका आके गोले जो होते हैं वो यहाँ पर एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में। थर्मोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ। कंटेन आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, पहले इसको हम आइनोस्फेयर ही बोलते थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैटेलाइट पाया जाता है। आउटर आउटर मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर को, और एटमॉस्फेयर थिन्स आउट इनटू स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से स्पेस शिप आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे बोला है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है नाइट्रोजन, आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने में मिलेगी 78% के साथ। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आपका ये 99% हो चुका है, 1% बचा हुआ है। 1% में आपको क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नियोन आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, ठीक है। और जबकि वाटर वेपर और एरोसोल्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। वाटर वेपर मतलब नमी, ठीक है। एरोसोल भी हम नमी को बोलते हैं, सूखी नमी जिसे हम बोलते हैं। और वेरी इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्रीन हाउस गैस जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो मीथेन है, वाटर वेपर है, देखो जिस चीज से आपकी बास निकलती है ना, बास आती है, ठीक है। जिस चीज को आप सूंघना नहीं चाहते, ठीक है, वो आपका हमेशा क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस में काउंट होगा, ठीक है। हीट, एटमॉस्फेयर में हीट मेंटेन रखेगा। अगर हीट मेंटेन रखेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि
यहाँ की पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो। ठीक है। Heat in atmosphere maintaining earth temperature. Human activity have increased the concentration of these gases. बोला कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, ह्यूमन है, जो कि इन गैस को क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में को भी इन चेंज करता रहता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप किसी के साथ छेड़खानी करोगे तो आपको क्या होगा, उसको नेचर देखने को, चेंज देखने को मिलेगा। तो बस ये बात आपसे बोली गई, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। नेक्स्ट बोला कि ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर आपका काम करती है कि एटमॉस्फेयर को बचाती है, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर, आपके अर्थ के आपके अर्थ को ये बचाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ओजोन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने पास। लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये बात हम जान चुके हैं कि ये आपकी सेकंड लेयर है। ठीक है। यहाँ पर आपके ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन लेयर अब्जॉर्ब अब्जॉर्ब करती है क्या, बचाती है अर्थ को सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है। ओजोन डिप्लेशन, डिप्लेशन मतलब कमी हो रही है, क्यों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या होता है, ये गैस होती है जो कि आपका फ्रिज एसी वगैरह जो भी मतलब ठंडी चीजें करते हैं ना, वो एकदम उसमें आपको ये मिलती है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर। ये क्या करता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंक्रीज करता है अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर को, लीडिंग टू हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इशू। ओके। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पर बोली गई है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करें तो हम क्या बोला गया, मूवमेंट ऑफ एयर विद इन द एटमॉस्फेयर ड्राइवन बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अनइवन अनइवन हीटिंग का मतलब क्या होता है कि जो हवा का हिलना डुलना होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या करता है, आपकी हीट को इंक्रीज करता रहता है। और कैसे इंक्रीज करेगा, जब आपको आप अपने दोनों हाथों को लो और उसमें उसको रख दो तो वहां पर एक फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण क्या होगी, एक हीट आपके पास आ जाएगी। बस ऐसे ही क्या होता है, हवा आपस में टकराती है, आपस में फ्रिक्शन करती है, तो इस वजह से क्या होगा, हीट इनमें अपने आप बन जाती है। ठीक है। फॉर्म लार्ज स्केल पर। ठीक है। इंक्लूड विंड ट्रेड विंड वेस्टर्लाइज पोलर ईस्टरलाइज अच्छा, बोला कि इसमें ट्रेड विंड है, वेस्टर्न लाइंस है, पोलर ईस्टर्न लाइंस है। ट्रेड विंड क्या होता है, ये जो आपका इक्वेटर के साथ साथ जो हवा चलती है इसे हम ट्रेड विंड बोलते हैं। वेस्टर्न लाइंस जो आपकी वेस्ट की डायरेक्शन में होती है। ठीक है। जो कि आपका क्या नाम है, ब्रिटेन वगैरह अमेरिका वगैरह के बीच में ये चलते रहते हैं। पोलर पोलर का मतलब क्या होगा, सिंपल से देखो, वर्ड के साथ चलो, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ना तो वर्ड के साथ चलिए। पोलर कहाँ मिलता है, पोलर बिल्कुल ऊपर मिलता है, और ऊपर आपको क्या मिलेगी, प्योर पानी तो मिलेगा नहीं, वहां पर आपको बर्फ मिलेगी, जमी हुई बर्फ। ठीक है। राइट। 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर, तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पर सर्द हवाएं ज्यादा देखने को मिल जाएगी। प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमिनिंग क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न अक्रॉस द ग्लोब। एक रोल अदा करती है बहुत ही बुरा, जो कि क्लाइमेट और जो मौसम है ना चेंज, पूरा का पूरा मौसम चेंज देखने को अपने देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये था आपका एटमॉस्फेयर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया हो। बात कर लेते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपका क्या काम करती है, देखो मैंने आपको डिस्कस किया था, याद है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहाँ से आता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। तो ये आप देखोगे कि आल्सो नोन एज इंसोलेशन। इंसोलेशन का काम ही क्या होता है, किसी चीज को ऑब्जॉर्व करना। कोई सोर्स है, एक सोर्स है, ठीक है, वहां से क्या होगा, एक एनर्जी निकलती है। जैसे आप गैस गैस चलाते हो, ठीक है, गैस जैसे वो पिंच किया लाइटर आपने, तो वहां पर आग उठेगी, और वो आग क्या होती है, एक एनर्जी क्रिएट करती है। वो जो पॉइंट है वो आपका एक क्या है, इंसोलेशन है। और इस उस इंसोलेशन से क्या निकल के आ रही है,
आग निकल के आ रही है जो कि हीट का काम करेगी, ठीक है। तो इंसोलेशन हमेशा क्या करता है, हीट का काम करती है। और सोलर रेडिएशन क्यों बोला, क्योंकि एक प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स हम किसे बोलते हैं, एक सन को बोलते हैं, ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। हमारे अर्थ के लिए क्लाइमेट सिस्टम, मतलब अर्थ की क्लाइमेट के बारे में जो एनर्जी आती है उस सोर्स को बोला गया। सन के बारे में यहाँ पर प्योर डिस्कशन नहीं, तो आपके ये जो स्टार्स वगैरह जो भी है ना, इसके बारे में डिस्कस किया है। सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस मेजर इन वाट्स पर स्क्वायर मीटर। वाट पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हो गया, वाट पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या हो, ये एक यूनिट है जो कि इंसुलेशन की आपकी यूनिट है। यहाँ से आपको प्योर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मिल गया। अब बोला कि जो अपने काम का था वो क्या था, 23% रेडिएशन आपके क्या होती है, रिफ्लेक्टेड बैक। मतलब सन से जो भी एनर्जी आपकी आएगी वो आपका जैसे एटमॉस्फेयर पर टकराएगी, तो एटमॉस्फेयर टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब वापस चली जाएगी। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल एंड अर्थ सरफेस while the remaining 70% is absorbed by atmosphere, ocean and land। और बाकी जो 70% है, देखो इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये आपकी अर्थ है, सरफेस है, ठीक है, राइट। तो जैसे ही आपकी एनर्जी आई तो 23% एनर्जी आपके आकर यहाँ पर रुक गई, ठीक है, ओके। या फिर टकरा के यहाँ से ये आपकी सरफेस पे टकरा के क्या होगी, वापिस हो गई, ठीक है। जैसे जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्या मौसम है, बारिश का मौसम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्थ की किरणें आती है ना वो बादलों को टकराती है, लेकिन बादलों में क्या है, फिलहाल पानी का काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर क्या है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, और इस मॉइस्चराइजेशन के कारण क्या होती है, यहाँ पर सनलाइट नीचे नहीं आती, और सनलाइट जब नीचे नहीं आती तो वो क्या होगी, बादल को गर्म कर देगी, और गर्म करते आपकी बारिश स्टार्ट होगी। जैसे कि आपके फ्रिज में बर्फ होती है, बर्फ को आप हीट में रख दीजिए, वहां पर बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। बस इतना सा ही काम है, सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है आपका। तो यहाँ से जैसे आप टकराएगी तो रेडी, तो आपकी जो एनर्जी आ रही है ना 70%, वो क्या, सॉरी 30%, वो आपका क्या करेगी, वो आपको ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस कौन करेगी, जो जमीन के अंदर हीट है ना वो वापिस बैक आती है, वो आपके ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक। जबकि 70% जो है ना एटमॉस्फेयर सोख लेगा, कुछ ओशियन मतलब पानी वगैरह, कुछ जमीन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आप उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे क्या प्रॉब्लम, क्या कहना चाह रहा हूँ। अब्जॉर्ब एनर्जी जो अब्जॉर्ब कर ली गई 70%, ठीक। ड्राइव एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये क्या करती है, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को स्टार्ट करती है। स्टार्ट मतलब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है, जैसा कि आपके सन की रे कहाँ जाएगी, पानी पर आएगी। जैसे मान लो ये पानी, ठीक है, यहाँ पर मेरी 70% आई एनर्जी, ठीक है, हीट आए, तो ये पानी क्या होगा, पानी सूख जाएगा, अब्जॉर्ब हो गया, हीट अब्जॉर्ब हो गई। लेकिन आप जैसे जैसे एक काम करो, कुकर में जो भी आपके कुकर वगैरह खाने का होता है, पतीला जो भी है, उसमें पानी रखो और गैस पर रखो, कि आपकी हीट क्या होगी, जैसे हीट होगी उसमें वाटर वेपर स्टार्ट होने लग जाएंगे। थोड़े थोड़े बारीकी में आपको क्या मिल जाएंगे, आपको क्या कहते हैं उसके, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में वो दाने दाने से उठ जाते हैं पानी में। और फिर थोड़ी देर में और ज्यादा चलाओगे तो वो क्या होगा, वो सूख जाएगा पानी और वो उड़ जाएगा, ठीक है, वहां से उड़ जाता है वो, वहां पर नहीं रहता, वहां से उड़ जाता है, ठीक। जितना आप हीट दोगे वहां से उड़ेगा। और जैसे ये क्लाउड आएगा, क्लाउड में क्या होगा, ये पानी यहाँ पर ये सोख लेगा, ठीक है। जैसे रुई होती है, रुई पानी को सोख लेती है, वैसे ही सोख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर बादल बन जाएगा, और फिर बादल बनने के बाद क्या होगा, 30% फिर रेडियस चालू होगी, 30% ये रेडिएशन यहाँ पर टकराएगी, और यहाँ से फिर क्या होगा, बारिश होगी। तो ये ऐसे चलता रहता है आत्मा, इसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो कि बोला गया वेदर पैटर्न और ओशियन करंट के बारे में बात करें, ठीक है, और जो कि समुद्र की जलधारा वगैरह है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन वेरियस विद लेटीट्यूड, टाइम ऑफ डे, सीजन, इन्फ्लुएंसिंग रिलीजन, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। ये सारे सारे क्या होते हैं, कैसे डिस्टरबेंस होते हैं इसमें। लेटीट्यूड जो कि आपका
नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है। दिन का टाइम, सीजन जो भी है यहाँ पर रीजन है वो आप याद रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंसोलेशन इज क्रूशियल फॉर स्टडिंग क्लाइमेट चेंज और एनर्जी बैलेंस। अगर आपने को अच्छे से जानना तो इन क्लाइमेट चेंज और एनर्जी बैलेंस को जानिए। ठीक है, पढ़ लीजिए उसके बारे में। अच्छा टॉपिक है। अब बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोला कि लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन है। ठीक है। लॉन्ग वेव इंफ्रारेड क्यों बोला गया इस रेडिएशन को, बताता हूँ। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि सन की रे आई है और जमीन में चली गई, बस इतना आपने पढ़ा है। और इसके बाद क्या होगी, जो हीट यहाँ से उठेगी उसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। और ये रेडिएशन कहाँ से निकलेगी, ये क्या था, मैंने बताया था आपका अर्थ सरफेस। ठीक है। ओके। तो अर्थ सरफेस कहाँ गया पेन, emitted by अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर से निकलते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन मतलब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन कम, बहुत कम मात्रा में सोलर रेडिएशन, जो कि हमने 30% यहाँ पर पढ़ा था पिछले टॉपिक में। अर्थ सरफेस हीट अप, वहां से हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी, री इमिट एनर्जी एज लॉन्ग वेव रेडिएशन। और ये क्या होगा, बाहर जो निकलती है लॉन्ग वेव रेडिएशन से निकलती है। जैसे आपको फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो गैस होती है, गैस को आप जलाते हो, वो तो एक छोटा सा पॉइंट होता है जहां से हीट निकलती है। लेकिन जैसे हीट निकलेगी तो आप देखना अपने हाथ को आसपास ले जाना, क्या उसी एरिया में हीट है या फिर थोड़ा सा और इंक्रीज आपका एरिया हो चुका है। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा और इंक्रीज हो चुका है हीट का। और ये जो वो बात होगी ना, ये बात आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो कि रेडिएशन के कारण हीट अपने फैल जाएगी। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल इन अर्थ एनर्जी बैलेंस। ये प्रोसेस क्या करता है, एनर्जी बैलेंस, अर्थ की जो एनर्जी बैलेंस रखता है उसको बैलेंस रखता है। हेल्पिंग रेगुलेट द प्लेनेट टेम्परेचर, और प्लेनेट के टेम्परेचर को भी रेगुलेट रखता है। क्यों रेगुलेट रखता है, अगर आप पूरे दिन ठंड में रहोगे तो कुछ नहीं, आप बीमार हो जाओगे। चाहे आप पूरे दिन गर्मी में रहोगे, जब भी आप गर्मी बीमार हो जाओगे। ये सारा प्रोसेस ही जो होता है ना, आपको अच्छे से रखने के लिए होता है। ठीक है। एक बार गर्मी आती है, फिर ठंड, फिर बारिश, मतलब सीजन सीजन चेंज होते रहते हैं। ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर आपकी ग्रीन हाउस गैस बने ही बनेगी, याद रखना। जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैस आपकी बनेगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पेड़ वगैरह देते हैं, मीथेन जो कि आपको कोई भी चीज सिट जाती है ना, सट जाती है, उसको हम बोलते हैं। अब जो रेडिएट दिस इंफ्रारेड एनर्जी, टेम्परिंग हीट एंड मेंटेनिंग द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। जैसे कि आपकी बारिश के मौसम में देखा होगा कई जगह से, जैसे पानी धरती में आता है तो धरती में से कुछ बारिश निकलती है। ठीक है। कुछ दिन के बाद सड़ी सड़ी बारिशें आने लग जाती है। ठीक है। वो क्या होता है, वहां से एक हीट निकलती है। राइट। वहां से वो हीट नहीं, वो आपकी मीथेन निकल रही है, और वो मीथेन ही आपका रियल हीट होता है, जहां पर आपकी गर्मी लगेगी। गर्मी तो नहीं लगती, लेकिन नमी इतनी लग जाएगी, आपको पसीना आएगा। ठीक है। राइट। दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट अपना सस्टेनिंग लाइफ बट ह्यूमन एक्टिविटी हैव इन इंटेंसिफाइड इट। इसने बोला कि ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस की बात करें ना, ये आपकी बहुत ही अच्छा है आपकी लाइफ को अच्छे से रखने के लिए। लेकिन जो हम ह्यूमन एक्टिविटी, बेकार की एक्टिविटी करते रहते हैं, वो इसको क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज भी आपका नुकसान करेगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अगर इसको समझना हो तो आपने क्लाइमेट डायनेमिक को पढ़ना होगा। ठीक है। राइट। तो लास्ट में तो ये एक लाइन दे देते हैं ताकि आपको क्या हो, वो चीज के बारे में और अच्छे से पढ़ना हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद करता हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है आपके, आपको अपनी लाइफ मेंटेन रखने के लिए।
कैसी है? कलरलेस है, जो दिखाई मतलब बहुत ही दिखाई नहीं देती। ऑर्डरलेस है, सुगंध में भी नहीं आ सकती। मेकअप अबाउट 0.04% ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। अब ये याद रख लो, ऑर्डरलेस, ठीक है, जिसको हम सूंघ ही नहीं सकते। तो आपको याद हो कि आपको बास आती है सूंघने में, तो एक तो आपकी मीथेन याद रखना कि आपकी एक मीथेन गैस होती है जो आपको, जैसे कोई मर गया, कोई भी मतलब जानवर मर गया, तो वहां से आपके बास आने लगे, सड़ने सड़ने से बास आने लगे। फल जो पेड़ वगैरह है वहां से बास आने लगे। तो वो कौन, क्यों आती है? वो आपके मीथेन के कारण आती है। लेकिन जो आपके स्मोक होते हैं, जो कि आपके व्हीकल्स धुआं छोड़ते हैं, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस चीज को याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी आपको परेशान नहीं करती ज्यादा, ठीक है। ये क्या है? क्रूशियल ग्रीन हाउस गैस है, ट्रैपिंग हीट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन पूरा दे रहा है। क्यों क्यों दे रहा है? क्योंकि आप लोग देखते हो कि आजकल पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, गर्मी ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। CO2 is released through natural processes like respiration and volcanic eruption, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया है कि CO2 कैसे रिलीज होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वोल्केनिक एरप्शन मतलब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं। एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फ्यूजिल फ्यूल एंड डिफोरेस्टेशन। अब बोला कि बेवजह आप किसी चीज को जला देते हो और जंगल वगैरह काट लेते हो, इम्पैक्ट ग्लोबिंग क्लाइमेट चेंज, इसका भी क्या? देखो सब, अगर आप अच्छे से देखोगे ना ज्यादा टॉपिक में, इसका और इसका बहुत रोल है अब तक अपने पढ़ने में जो आया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगा के रहना चाहिए अपने घर में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आया है मेन चीज जो आपको बार बार परेशान कर रही है, क्या होता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है एटमॉस्फेरिक गैसेज है, जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, ट्रैप करती है, कंट्रीब्यूटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो कि आप जैसे कि मान लो कोई मर गया, ठीक है, कोई जानवर मर गया, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कुछ दिन में सड़ने लग जाता है, बास आती है वहां से, ठीक है। अगर वो आपको मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट ही वो चीज होता है कि आपका प्रोसेस चेंज करता रहे। जैसे आप जिंदा हो तो आपके अंदर खुद प्रोसेस चेंज हो रहा है, वो भी आप गैस के कारण चेंज कर रहे हो। जो मर गए उसके बाद भी प्रोसेस होता है, वो भी आपका गैस के कारण चेंज होता है, ठीक है। तो वार्म द अर्थ सरफेस, जो कि वार्म करता है। तो वार्म तो करता है, लेकिन वार्म एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि आपको हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट आपकी क्या करती है? गर्म करती है। तो यहाँ पर सरफेस को, अर्थ सरफेस को गर्म करेगी, सॉरी। अगर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो आपके पास मेजर कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे मेन है। उसके बाद आपकी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। याद रखना, सबसे जहरीली गैस जो आप सूंघ भी नहीं सकते वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। इसको हम कुछ सेकंड के लिए, माइनर वन, एक दो सेकंड के लिए सहन कर सकते हैं, उसके बाद आप सहन नहीं कर सकते। फिर आपका वाटर वेपर आ जाता है और ओजोन आ जाती है। ओजोन मतलब लेयर, ठीक है। सोर्स की बात करें तो सोर्स कहाँ से है? तो नेचुरल प्रोसेस और क्या, रिलीज फ्रॉम बोथ नेचुरल प्रोसेस, जो कि और ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल प्रोसेस तो क्या है, सिंपल से आपकी बात की गई है, सांस लेना, किसी चीज का सड़ना, या फिर ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, जो भी धरती वगैरह जाती। इससे हमारे हमारे जो अर्थ है उस पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान किससे होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी से, जो कि आपके फ्यूजल फ्यूल्स करता है, मतलब बेकार बास मतलब ईंधन को जलाता है, जो कि आपकी फैक्ट्री वगैरह चलती है। एग्रीकल्चर में डिफोरेस्टेशन, अब बात कर ली जाए एग्रीकल्चर, आपको भी ये तो अच्छी चीज है, लेकिन आप अच्छे से देखोगे कि आजकल जो फार्मर्स है ना, वो क्या करते हैं, वो आपके जो नेचुरल, जो आपके क्या होते हैं, अ, जो खाद होता है यूरिया,
उसको ज्यादा यूज करता है। यूरिया क्या करता है, एक नमी पैदा करता है, और नमी पैदा करेगा तो जमीन को खराब भी हो जाएगी, और वहां से जमीन अगर खराब होगी तो वहां से आपका एग्रीकल्चर भी खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, इसी पर है क्या, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या पड़ेगा, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ GHG का मतलब क्या, ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। जबकि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा। देखो क्लाइमेट चेंज अब तक हर टॉपिक में आया। अफेक्टिंग वेदर पैटर्न, सी लेवल, इकोसिस्टम। वेदर पैटर्न, सी लेवल और इकोसिस्टम को क्या बोला गया, इनके में भी थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे, ठीक है। मिटिगेशन इफेक्ट की बात करें, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है इसके मामले में वो कौन कौन सा हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल सबसे इम्पोर्टेंट है। बताऊंगा लास्ट में किस किस के बीच में क्या क्या हुआ था, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ ये आप खुद डिस्कस करें, तो मैं आपको जस्ट ये बता दूंगा ये कब हुआ था, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट भी इसके बारे में हुआ था, किस चीज को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन के बारे में, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, रिफॉरेस्टेशन के बारे में, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो भाई, तो ये चीज थे आपकी जो भी आपके बारे में डिस्कस हुआ, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, याद करो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। आपका कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। राइट, कहाँ हुआ था ये खुद सर्च करिए, ठीक है। प्लेस सर्च करिए, और साथ में ये सर्च करिए कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखे गए थे, वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ताकि आपके जनरल नॉलेज अच्छे से रहे। अब बात कर लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, तो भाई पेरिस एग्रीमेंट आपका पहले क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, लेकिन उसको देख ये जैसे फेल हो गया, वो फेल क्यों हुआ वो भी आपने खुद पता लगाना है। पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं, तो पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, ये शायद आपका 2016 या 16 में हुआ था, याद है मुझे, ठीक है। जब हम तैयारी करते थे, जब आपका ये आया था पेरिस एग्रीमेंट करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये जैसे ही आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, 195 देश ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 195 यहाँ पर मेंबर्स बने थे इसके, ठीक है। यहाँ के की पॉइंट क्या थे वो खुद आप पता करो, और कहाँ पर हुए थे। वैसे तो आपको पता होगा कि पेरिस एग्रीमेंट है तो पेरिस में हुआ था, ठीक है। राइट, तो और देखते हैं और पॉइंट है क्या। ओके, वेव रेडिएशन है, वेव रेडिएशन के बारे में जान लेते हैं। बाकी आप उन चीजों के बारे में पता करिए, नहीं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी अगर मैं ये बताने लग गया तो, ठीक है। ओके, तो वेव रेडिएशन क्या होता है, वेव रेडिएशन जो रिफर करता है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस और मीडियम मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोला कि अगर स्पेस से कोई वेव आ रही है, ठीक है, कोई वेव आ रही है, बीच में क्या होगा, कोई पार्टिकल हो गया, इस पार्टिकल पर टकराएगी वेव, ठीक है। जैसे ही टकराएगी वो क्या होगा, एक मीडियम बन गया, और मीडियम बन गया तो यहाँ से क्या होगी, सॉरी, यहाँ से इस पार्टिकल को एक एनर्जी मिल जाएगी, और वहां वो आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म बना देगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दीज वेव जो कि आपको पता लगता है, विजिबल लाइट, जो भी आप लाइट आपके घर में है वो भी वेव रेडिएशन। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तो आप जानते होंगे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। अब ये जो रेज दी गई है ना, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इनका काम क्या होता है, माइक्रोवेव का काम क्या है, रेडियो वेव का काम क्या है, ये आप खुद पता करिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा। इनकम्पास ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या करता है, एक रेडिएशन नापता है, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव टू शॉर्ट शॉर्ट वेवलेंथ गामा रेज। मतलब आप समझ गए कि एक नापने का काम क्या होता है, चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, ठीक है। ईच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी एंड यूज। हर एक रेडिएशन का क्या क्या है, अलग अलग चीजें आपको ये बताता है, ठीक है। वेव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिबिट प्रॉपर्टीज
सच एज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। जो कहाँ काम आते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड में काम आते हैं। प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है एनर्जी को, बिहेवियर करती है वेव की तरह। ठीक है, वेव की तरह जो आपके पानी की वेव देखते हो, ये वाटर वेव हो गया। एज इट इज आपकी जो फ्रीक्वेंसी चलती है वो एज इट इज चलती है। ठीक है, और स्पीड आप देखते होगे कि आपका स्पीडोमीटर है, तो ये आपका एक इंक, ये कुछ इस तरह से बार बार आगे पीछे होता रहता है। तेज कम स्पीड को आप तेज कम करते हो। ठीक है, सोर्स की बात करें, वेव रेडिएशन जो है निकलता है कहाँ से निकलता है, या तो नेचुरल। देखो, दो दो तरह के सोर्स होते हैं, एक तो आपका नेचुरल होता है, एक आपका आर्टिफिशियल होता है। तो आज के टाइम आर्टिफिशियल भी सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो नेचुरल होता था, लेकिन आज के टाइम आर्टिफिशियल आपको देखने को मिल जाएगा। नेचुरल की बात करें तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, याद करो कहाँ कहाँ रेडिएशन मिलती है। आपका सन सबसे इम्पोर्टेंट है। सन के बाद आपका स्टार्स है, क्योंकि सन भी तो एक स्टार है। और इसके साथ साथ मेट्रोइड है, कुछ भी है, मतलब जो भी अदर बॉडीज है आपके स्पेस में। तो यहाँ पर बोला सन, स्टार, अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो भी आपके स्पेस में है। आर्टिफिशियल की बात करें तो कहाँ को होगी, सबसे ज्यादा जहाँ पर आपकी बिजली के डिवाइसेस हैं, आपके जो करंट डिवाइसेस हैं वो होते हैं। माइक्रोवेव की बात करते हैं, एक्स रे मशीन आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, मेरिट अनमेरिट जो भी बताते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेव रेडिएशन जो है डाइवर्स करती है एप्लीकेशन। रेडियो वेव जो है कम्युनिकेशन में काम आता है। माइक्रोवेव कुकिंग, ये उन्होंने बता दिया कि कौन से पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया था पॉइंट में। सैटेलाइट ट्रांसमिशन में भी बताता है माइक्रोवेव। इंफ्रारेड की बात कर ले तो थर्मल इमेजिंग, इमेजिंग बनाता है, मतलब आप बस अपने आप एक इमेज बन जाती है। विजिबल लाइट इन विजन। अल्ट्रावायलेट की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या, एक मशीन होता है। ठीक है, उस मशीन में आपको, मतलब पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। एक्स-रे इन मेडिकल इमेजिंग, एक्स-रे जो आपका मेडिकल में काम आता है। गामा रे की बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी पेज नहीं है अपने पास, ये लास्ट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा हर एक टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब बहुत ही मेहनत से मैंने ये बनाया है, तो आप जरूर जाकर देखिए वीडियो, अच्छे से समझिए इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आने वाले पॉइंट में आपको एक इमेजिन हो, और एक ग्राफ का काम, या फिर आपका टेबल का काम, या फिर पॉइंट पॉइंट वाइज तो मैंने लिखे हैं, पॉइंट वाइज तो आपके मिल जोगे। तो चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।